पांडे जी नमस्कार। 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 बिहार इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और कोरोना महामारी में पुलिस विभाग की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी राज्यों में और बिहार में भी है जी। तो बिहार में किस तरह से आप एक ही नई तरह की जो जिम्मेदारी आ गई है पुलिस महकमे पर, उसको आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? जी नमस्कार। मैं बता रहा हूं आपको, देखिए ये हम लोग हर तरह की समस्याओं से जूझते रहते हैं। अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण यह पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो कोरोना आया, इसके अलावा भी प्राकृतिक आपदाएं जब आती हैं तो उसमें हमारी भूमिका होती है और उसके लिए हमको प्रशिक्षण भी दिया हुआ है, हमारे लोग ट्रेंड भी हैं। लेकिन ये कोरोना नामक इस तरह की महासंक्रामक बीमारी आ जाएगी, पूरी दुनिया में आ जाएगी और इस तरह से आतंक का माहौल हो जाएगा, लॉकडाउन हो जाएगा, लोगों को घर में रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। तो इस तरह की भूमिका के लिए पुलिस भी तैयार नहीं थी। लेकिन जैसे ये मामला आया, जैसे इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई, पुलिस ने बहुत जल्दी, खास करके मैं बिहार पुलिस की बात कर रहा हूं, बहुत कम समय में अपने को तैयार कर लिया इस चुनौती से लड़ने के लिए। और पिछले इतने समय से बिहार पुलिस ने, जब से लॉकडाउन का ये लागू हुआ है, इतना शानदार काम किया है। हम लॉकडाउन का पालन भी कराते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराते हैं, रोड में लोगों की मूवमेंट को भी मॉनिटर करते हैं, गाड़ियों के मूवमेंट को मॉनिटर करते हैं। इसके साथ साथ हम सेवा का काम भी करते हैं। मैंने सारे पुलिस फोर्स को बोल दिया, लोग बहुत कष्ट में हैं, बहुत परेशानी में हैं, तो जो गरीब हैं, शोषित हैं, दलित हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, उनकी सेवा करने का समय है और सेवा से जनता का दिल जीतने का समय है। तो हमारे लोग दवा पहुंचा रहे हैं, हमारे लोग गरीबों को खाना पहुंचा रहे हैं, हमारे लोग जरूरत पड़ने पर अपना खून भी दे रहे हैं। हमारे सिपाही, थानेदार, इंस्पेक्टर, डीएसपी अपना रक्त भी दे रहे हैं गरीबों को। तो ये सेवा के समय में, ये इस संकट के समय में पुलिस की बहुत ग्रूमिंग हुई है और पुलिस की छवि एक सकारात्मक भूमिका में निकली है। कहा ही जा रहा है कि जब से आप डीजीपी बने हैं बिहार के, तब से आपने पुलिस फोर्स में एक प्रोफेशनलिज्म लाने की कोशिश की है। जबकि बिहार का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर रहता था बिहार का, उसको खैनी बना के देना बिहार के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी का काम हुआ करता था। लेकिन आपके इस कार्यकाल में एक नई तरह की वर्क कल्चर, एक नई तरह की प्रोफेशनलिज्म देखने को मिल रहा है। तो आपने क्या किया कि वो एक परंपरागत जो तरीका था पुलिसिंग का बिहार का, कि माना जाता था कि पुलिस और जो राजनेता हैं उनकी मिली भगत से बिहार में अपराधों को अंजाम दिया जाता है, इन सारे चीज़ों को आपने किस तरह से बदला, किस तरह से उसमें उसी पुलिस फोर्स से आपने एक प्रोफेशनल पुलिस फोर्स की तरह काम लेना शुरू किया? देखिए मैं आप बता रहा हूं, इसमें सबसे अधिक से अगर जाता है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है, क्योंकि अपराधियों का और नेताओं का और असामाजिक तत्वों का जो गठजोड़ था, वो मेरे संकल्प के कारण नहीं बल्कि सरकार की दृढ़ संकल्प शक्ति के कारण समाप्त हुआ। और जब वो समाप्त हो गया और बिहार के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि पुलिस में हम प्रोफेशनलिज्म देखना चाहते हैं और पुलिस अपना काम करे प्रोफेशनल ढंग से, तो हमें ये काम करने का मौका मिला। वो पुलिस के काम में कभी हस्तक्षेप नहीं करते। सबसे पहले मैं पुलिस में अपने लोगों को चिन्हित करना शुरू किया कि हमारे सिस्टम के भीतर कितने खराब लोग हैं, दागी लोग हैं। तो मैंने कम से कम 400 अधिकारियों को, जो सब इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, उनको चिन्हित करके अगले 10 साल के लिए फील्ड पोस्टिंग से उनको हटा दिया कि ये थानेदार नहीं बन सकते, किसी महत्वपूर्ण पोस्टिंग पर नहीं जा सकते। मैंने सैकड़ों लोगों को, पुलिस पदाधिकारियों को, पुलिस सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर को, जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, हाथ में हथकड़ी लगा करके जेल भी भेजा।
उनको 311 में संविधान की धारा 311 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बिना लंबा समय खींचे, बिना विभागीय कार्रवाई किए सीधे डिसमिस भी कर दिया और हजारों लोग निलंबित भी हुए। दूसरी तरफ मैंने अच्छे काम करने वाले सिपाही को, थानेदार को और उसके ऊपर के सब पंक्ति के पदाधिकारियों को सम्मानित करना भी शुरू किया पुलिस मुख्यालय में बुला करके। तो दोषी को दंडित करना, अपराधी प्रवृत्ति का कोई अगर पुलिसकर्मी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उसको कानून की ताकत समझाना और एक सिपाही से लेकर के हवलदार से लेकर थानेदार तक जो अच्छा काम करने वाला है उसकी पीठ थपथपाना, उसको सलाम करना। मैं 40 जिला में सिपाही से लेकर हवलदार से लेकर थानेदार तक एक एक आदमी से डायरेक्ट फोन पर बात करता हूं, उसको सलाम करता हूं, उसके अच्छे कामों की चर्चा करता हूं, उसके बाल बच्चे परिवार की बात पूछता हूं, समाचार पूछता हूं। तो एक एक पुलिसकर्मी हमसे दिल से जुड़ा हुआ है और मेरी एक बात पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। इस तरह से ये पुलिस फोर्स प्रोफेशनल हुई है। इसका मतलब आपने अपने जो आपकी जो फोर्स थी, पुलिस फोर्स, उसको आपने ग्राउंड लेवल से कनेक्ट किया और उनके जो जेन्युइन इशूज थी उसको भी आपने एड्रेस करने की कोशिश की, जिसका नतीजा है कि खैनी संस्कृति से एक प्रोफेशनल फोर्स के रूप में आज बिहार की पुलिस भी दिखाई दे रही है। दूसरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था कुछ साल पहले और उसमें पुलिस रिफॉर्म पर जोर दिया गया था पूरे देश में और पुलिस के मॉडर्नाइजेशन की बात कही गई थी। बिहार में आज की तारीख में क्या स्थिति है, कितना उसमें काम हुआ है, किस हद तक मॉडर्नाइजेशन हुआ है, क्या पुलिस को आधुनिक शस्त्र मुहैया करा दिए गए हैं या अभी भी वही पुराना 3R3 राइफलें लेके पुलिस वाले अब एक तरफ अपना शरीर का बोझ नहीं उठा पाते हैं, दूसरी तरफ 3R3 का बोझ भी नहीं लेके चल पाते हैं। मिश्रा जी, पुलिस रिफॉर्म की बात करेंगे तो बहुत विस्तार से उसमें लंबा समय लगेगा, बहुत लंबा विषय है। लेकिन जहां तक आप बोलते हैं, संकेत में आपको बता दूं कि जो मैंने देखा है और खास करके इस 15-20 साल के अंदर जो पुलिस विभाग के संसाधनों में वृद्धि हुई है वो अमेजिंग है। विश्वास नहीं होता था आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले कि पुलिस के पास इतनी चीजें, इतने संसाधन हो जाएंगे। थानों में गाड़ियां नहीं होती थी और कहीं होती थी तो ठेलको गाड़ियां होती थी, सिपाही ठेलते थे, थानेदार उस पर बैठते थे, तब गाड़ी स्टार्ट होती थी। ठेलको गाड़ियां होती थी, वही 303 जिसकी बात कर रहे हैं उस तरह के राइफल होते थे। 2 गोलियां चलती थी, 4 गोलियां मिस हो जाती थी। रहने के लिए थाना का बिल्डिंग नहीं था, थाना की जमीन नहीं थी, सिपाहियों के लिए बैरक नहीं थे, अधिकारियों के लिए आवास नहीं थे। बहुत तरह की सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं मूलभूत जो चाहिए वो नहीं थी। लेकिन आज आकर के आप बिहार में देखिएगा, एक एक थाना आपको लगेगा मॉडल थाना जो टाउन में जैसे बनता है। एक एक थाना की नई बिल्डिंग बन गई, सिपाहियों के बैरक बन गए, हमारे महिला सिपाहियों के लिए अलग बैरक की व्यवस्था हो गई, उनके लिए शौचालय की अलग व्यवस्था हो गई। पुलिस लाइन, पुलिस केंद्र जितने थे उनका नवीनीकरण हो गया। जहां भी बहुत कम ऐसे थाने अब बच गए हैं जिनका अपना भवन नहीं है। और हथियार तो ये बता दूं कि पारामिलिट्री फोर्स के पास जो हथियार है कमो बेश वो सारा बिहार पुलिस के पास हथियार है। हमारे पास मोटर है, मशीन गन है, AK-47 है, इंसास है, क्लॉक। कोई ऐसा आधुनिक हथियार नहीं है जो किसी राज्य की पुलिस के पास है और वो बिहार के पास नहीं है। इसके अलावा STF जैसी हमारी बहुत ही एलिट पुलिस फोर्स है जिसमें 1000 से ऊपर की संख्या है, जो पूरे प्रोफेशनल जो गिरोह हैं और नक्सलाइट्स हैं उनसे लड़ने के लिए है। तो बिहार पुलिस तो 15 साल में संसाधनों के मामलों में इतनी समृद्ध हो गई है कि हम लोगों को देख करके आश्चर्य होता है। आप आइए कभी, आपका स्वागत है। और बिहार पुलिस का ये नया बदला हुआ रूप आप देखिए। फर्क था केवल एटीट्यूड में परिवर्तन की, उसके एटीट्यूड को सकारात्मक बनाने की, पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली बनाने की। तो वो दिशा और मैंने देने की कोशिश की और मेरी बात का असर हुआ है। मैंने गलत लोगों को दंडित करना शुरू किया और सही लोगों को सम्मान देना शुरू किया। अब ये कम बड़ी बात नहीं है। एक लाइन में अपनी बात ये समाप्त करता हूं कि बिहार के 1 लाख फोर्स में से
कोई सिपाही कहीं से भी उसको तकलीफ हो तो सीधा अपने मुखिया को, मतलब राज्य के डीजीपी को फोन पर अपनी बात बता सकता है। सीधा डीजीपी फोन से एक एक सिपाही से जुड़ा है। ये तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के किसी राज्य में ऐसा नहीं होगा मिश्रा जी। हाँ, ये बात सही है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि इसके वजह से लाइन ऑफ कमांड डिस्टर्ब होता है या हायरार्की डिस्टर्ब होती है? ये बात सही है। हमारे यहां सलाह करने के लिए बात नहीं, एक्सट्रीम ये गाइडलाइन है उसका। एक्सट्रीम अर्जेंट सिचुएशन में जब आपके गृहांशे का कहीं से रिड्रेसल नहीं हो रहा हो तो वैसी स्थिति में सीधे डीजीपी को आप कॉल कर दें। पांडे जी, उतना ख्याल रखा है जाता है, इसको अनुशासन का बहुत ख्याल रखा जाता है बिहार पुलिस में। नहीं, बिहार में ये कह देने का मतलब है कि सिपाही को फोन करने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। उसके ऊपर वाले तुरंत सुनने लगते हैं कि इसका केस जेन्युइन है। अगर हमारी बात, इसकी बात नहीं सुनेंगे तो ये तुरंत डीएसपी को पहुंचेगा, डीएसपी नहीं सुनेगा एसपी को फोन करेगा, एसपी अगर नहीं सुनेंगे तो ये सीधे डीजीपी को भी फोन कर सकता है। इसका साइकोलॉजिकल असर बहुत होता है मिश्रा जी। ये नहीं कि हर सिपाही हमको फोन करता है, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल असर बहुत होता है कि उसका इमीडिएट जो बॉस है ये समझता है कि इसकी जेन्युइन समस्या है। अगर इसकी समस्या नहीं सुनी गई तो डीजीपी को भी अप्रोच कर सकता है। बिहार में जो यूनियन है पुलिस विभाग में, उसको आप किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से उनको टैकल करते हैं? एक लाइन में जवाब दूंगा, ये बहुत जटिल विषय आपने पूछ दिया, लेकिन एक जवाब में दूंगा। अगर आप ईमानदार हैं, मेरी बात को एक एक शब्द को से, अगर आप ईमानदार हैं, अगर खुद आप जात पात नहीं करते हैं, खुद कोई पार्टी पॉलिटिक्स भेदभाव नहीं करते हैं, अगर सब सिपाही को, सब ऑफिसर को उसके काम के आधार पर उसको जज करते हैं, गुटबाजी नहीं करते हैं, तो कोई आपके लिए समस्या ही नहीं है। कोई यूनियन हो, कोई भी हो, वो हमारे ही लोग हैं यूनियन में, जो भी हैं, पुलिसमैन एसोसिएशन हो या पुलिस एसोसिएशन हो, वो तो सब हमारे ही लोग हैं। वो हमको बहुत नज़दीक से देखते हैं, हमको माने हर अपने लीडर को, कि आप जो बोलते हैं वो करते हैं कि नहीं, आप जो बोलते हैं वैसा आपका चरित्र है कि नहीं, आप खुद ईमानदार हैं कि नहीं, आप खुद निष्पक्ष हैं कि नहीं, आप खुद सबको समान नज़र से देखते हैं कि नहीं। अगर आपके बारे में ये इंप्रेशन हो गया कि हमारा मुखिया ईमानदार है, खुद मेहनत करता है, हम लोगों से ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ है और कोई भी भेदभाव किसी में नहीं करता, कोई भी जात पात नहीं करता, तो पूरी यूनियन आपके साथ होती है और आपके एक आवाज पर वो जान देने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे यहाँ तो वैसे ही हैं। पांडे जी, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, क्योंकि जो हम लोगों का अनुभव है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ भी गठबंधन की सरकारें होती हैं वहाँ पर पुलिसिंग, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना बड़ा मुश्किल होता है, और ख़ास तौर से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के लिए, मुखिया के लिए। आप किस तरह से इस कॉन्ट्राडिक्शंस को मैनेज करते हैं? क्योंकि बिहार में लगभग 1.5 दशक से गठबंधन की सरकार चल रही है और जब से आप आए हैं तब से बीजेपी का एक नया रूप देखने को मिल रहा है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और उसका असर उनके व्यवहार में, उनके भाषा में, उनके आचरण में देखने को मिलता है राज्यों में, कि बीजेपी आज एक असर्टिव एलाई के रूप में काम करती है जहां भी गठबंधन में है। तो बिहार में कैसे आप इसको संतुलित करते हैं, कैसे इसमें संतुलन बना के चलते हैं? मिश्रा जी, ना आपका सवाल कॉम्प्लिकेटेड है, ना इसका जवाब कॉम्प्लिकेटेड है। सवाल आपका बहुत जेन्युइन है और इसका जवाब सीधा है कि पुलिस ऑफिसर को ये देखना ही नहीं है कि सरकार इनकी है कि उनकी है, कि ये गठबंधन की है कि किसी एक पार्टी की है। पुलिस ऑफिसर को सिर्फ कानून का पालन करना है और करवाना है। और जो सरकार है, चाहे वो गठबंधन की हो या एक दल की हो, अगर बताइए एक ही दल की सरकार हो और सरकार खुद ही अगर स्वतंत्र हाथ पुलिस को नहीं दे तो पुलिस क्या कर लेगी? सरकार खुद आपके जायज काम में हस्तक्षेप करने लगे तो पुलिस क्या कर लेगी? और गठबंधन की ही सरकार हो और पुलिसिंग के मामले में सरकार का मुखिया ये बोलता हो कि हमें केवल कानून का शासन चाहिए,
पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं होगा तो पुलिस ऑफिसर अगर मेहनती है तो वो परफॉर्म कर सकता है, पुलिस परफॉर्म कर सकती है। हमें तो पता ही नहीं चलता कि किस दल की सरकार है, किस दल की सरकार नहीं है, गठबंधन की सरकार है कि, हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि इस राज्य के सरकार के मुखिया ने पुलिस विभाग को एक ही मंत्र दिया है कि हमें सुशासन चाहिए, हमारे यहाँ कानून का शासन चाहिए और अपराधी और अपराध के साथ कोई समझौता नहीं करना है। और पुलिस को इससे बहुत बल है, बहुत हिम्मत है। और किसी भी गठबंधन की सरकार में किसी भी दल, यहाँ 2 दलों की सरकारें हैं, आज तक किसी दल के किसी राजनीतिक व्यक्ति ने मेरे पर किसी भी गैर कानूनी काम के लिए दबाव नहीं दिया है। मुझे तो बहुत काम करने में मजा आता है और मैं इसके लिए सबके प्रति कृतज्ञ हूं, सबको धन्यवाद देता हूं। किसी विधायक ने, किसी नेता ने, किसी मंत्री ने आज तक मुझे इस काम के लिए नहीं कहा जिसको करने में मुझे एम्बैरेसिंग लगता हो या हमको एम्बैरेसमेंट होता हो। तो सबके सहयोग से ये चल रहा है। आखिरी सवाल है कि सोशल मीडिया में आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है और आपके वीडियो लाखों लोग शेयर करते हैं, उसको लाइक करते हैं, इसकी क्या वजह है? बिहार जैसे राज्य का पुलिस प्रमुख और पूरे देश और दुनिया में चर्चा में हो, इसकी इस ईवीएसपी का रीज़न क्या है? मिश्रा जी, एक बात ईमानदारी से बताऊं, मैं तो सोशल मीडिया क्या चीज़ है वो भी नहीं जानता। कोई नहीं विश्वास करेगा जो सुनेगा वो। मैं कुछ बनाता हूं, मेरा बेटा उसमें डाल देता है। मेरे पास कोई आईटी की टीम नहीं है, कोई इसको मैनेज करने वाला है नहीं है। एक ही बात मैं समझता हूं कि मैं हृदय से बोलता हूं, ऐसा नहीं कि सोचता कुछ हूं, बोलता कुछ हूं, करता कुछ हूं। और ये बिहार की 12 करोड़ जनता जिसकी सेवा में मैं पिछले 34 साल से हूं और 34 साल में मैंने करीब 10 जिलों में एसपी के रूप में, 20 जिलों से अधिक में डीआईजी और आईजी के रूप में मैंने सेवा दी है। तो बिहार में तो 38 जिले ही हैं, किसी न किसी रूप में मैंने 30 जिलों में अपनी सेवाएं दी हैं। तो बिहार के तो 12 करोड़ लोगों में से 12 करोड़ लोग हमको जानते हैं और ये बात जानते हैं कि मैं जो बोलता हूं वही करता हूं, वैचारिक दोगलापन नहीं है। तो हृदय से बोलता हूं तो बात हृदय तक पहुंचती है और कोई जादू मंत्र मेरे में नहीं है। सच बोलता हूं, हृदय से बोलता हूं, जो बोलता हूं वो करता हूं और केवल अपने बिहार के लोगों की भलाई की बात सोचता हूं, उसके इतर मेरा कोई एजेंडा नहीं। इसलिए लोग हमको पसंद करते हैं, हमको प्यार करते हैं, हमको बहुत लोगों का आशीर्वाद है। और हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, सब वर्ग के सब लोगों का बहुत आशीर्वाद, बहुत स्नेह है। और मैं भी इसके लिए बिहार की 12 करोड़ जनता का ये स्नेह का कर्ज मेरे सिर पर है। मेरी इसमें कोई बड़ाई नहीं है और मेरे में ऐसा कोई चीज नहीं है, कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है जिसके कारण मैं इतना पॉपुलर हो जाऊं। ये लोगों का प्यार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।